तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रामपाल राजन से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है भैया 2026 जो ऑनलाइन 3 तारीख से स्टार्ट है, आप उस पर बिल्कुल हाथ धो के लगे होंगे। और जैसा कि आपको पता है पहले से कि भाई मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जो जीएस के टॉपिक हैं पहले उनको निपटारा करने वाले हैं आप सभी के साथ में मिलके। तो पहले आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास है ऑफलाइन तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जितने भी भाई बहन अभी तक ओटीआर नहीं करवाए हैं या फिर मतलब जो ओटीआर के बाद जो ऑनलाइन है उसका भी मतलब जो उनको पता नहीं, तो आपको बताता चलूँ कि ओटीआर हुआ है उसके बाद 3 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है यूपी पेड का। ठीक है, तो आप लोग पहले ओटीआर साथ में ही हो जाएगा। आप लोग पहले मतलब जो है अपना रजिस्ट्रेशन के साथ में अपना जो है ऑनलाइन करवा लीजिए। ठीक है, साथ में ओटीआर हो जाएगा और ओटीआर होने के बाद ऑनलाइन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में भैया जो है साइट ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो फिर जो है फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और जितने भी भाई जिनका जिनका भी जो है यूपी एसआई कांस्टेबल होमगार्ड मतलब जो है नहीं हुआ है या कुछ नंबरों से रह गया है, या मतलब जो उनको लग रहा है कि हम फाइनल से आउट होंगे, तो आप सभी लोगों के लिए जो है बिल्कुल सुनहरा मौका है ये पेट। क्योंकि पेट जो है बहुत बढ़िया वैकेंसी जो है इस बार निकालने वाला है। तो आप लोग अगर इससे पहले पेट दे चुके हैं 25 में और आपका स्कोर ठीक ठाक है, तब तो फिर आप मत दीजिए इस बार का पेट। अगर आपको लगता है कि मतलब जो है 80-85 से कम है आपका, तो ज़रूर ही इसका मतलब जो है ऑनलाइन करवाइए। क्योंकि इस बार जो है ना, पेट जो है पेट ही एक सहारा बचा है भाई, और पेट जो है काफ़ी वैकेंसी निकालने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर कम है और मैं एसआई कांस्टेबल और होमगार्ड से छट चुका हूँ, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। पहले आप उसको ओटीआर के साथ में रजिस्ट्रेशन के साथ में अपना ऑनलाइन सुनिश्चित करिए। तो भैया जो आज का टॉपिक है अपना जो क्लास है वो क्लास है 9। ठीक है, और आज आप और मैं पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन। यहाँ पे थोड़ा लाइट होगा भैया, उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो आज टॉपिक क्या है, हिस्ट्री का हर्षवर्धन। और मुझे पता है कि जो हिस्ट्री है भाई बहुत ही बोरियत भरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप बोरियत के हिसाब से देखेंगे तो वो बोरियत है। और कहानी से जोड़ते चलेंगे तो हिस्ट्री जो है आपको आराम से याद होता चलेगा। क्योंकि ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा कहानी से रिलेट करके चलेंगे या कुछ अपनी ट्रिक लगा के चलेंगे, तो आपके जहन में हमेशा वह याद रहेगा। और अगर एग्जामिनर कहीं भी पूछता है क्वेश्चन तो आपसे आराम से बन पाएंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई, टॉपिक क्या है, हर्षवर्धन। ठीक है, और मैं उसका जो है अ, बिल्कुल टेक्स्ट बोर्ड की तरह तो आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से यही है मेरे पास। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ के जो उसका निचोड़ निकला है वो आप लोगों के सामने जो है पेश किया है उसको। ठीक है, तो देखते हैं, एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं कि जो यह हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन। ठीक है, आज हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम तुम। और इससे पहले जो है अपनी जो है सिलेबस को मिला के 9 क्लास हो चुकी है, मतलब सिलेबस को छोड़ते हैं तो 8 क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो यह जो वीडियो है यह प्ले लिस्ट में जाएगी, उसी प्ले लिस्ट में आपको नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो है उसे मतलब जो है वर्धन वंश भी कहा जाता था। ठीक है, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो था उसे वर्धन वंश भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करके चलना है। ठीक है, अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन जो था या वर्धन वंश जो था, ठीक है, यह पुष्यभूति वंश था, उसके जो संस्थापक थे कौन थे, तो पुष्यभूति जो थे वह स्वयं इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम से मतलब जो है इस वंश की जो है नींव पड़ी। ठीक है, पुष्यभूति। अब बात करते हैं जो पुष्यभूति थे यह किस जाति से संबंध रखते थे और यह किनके सामंत थे। ठीक है, तो यह संबंध जो है वैश्य जाति से रखते थे, और जो पुष्यभूति थे यह
गुप्तों के सामंत थे। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि जो सामंत होते हैं वो क्या होते हैं। सामंत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सामंत शब्द का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आप एक व्यक्ति हैं बढ़िया और अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अपने नीचे जो है एक व्यक्ति लगाए हैं अपना काम उम देखने के लिए। ठीक है, तो जो आपके नीचे वाला व्यक्ति है वह सामंत, आपका सामंत कहलाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो यह पुष्यभूति जो था, यह जो है गुप्तों का सामंत था। ठीक है, गुप्तों का सामंत था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सामंत शब्द का अर्थ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो हुणों के आक्रमण के बाद यह जो पुष्यभूति था, इसके टाइम पे हुणों का आक्रमण हुआ। हुण जो लोग थे उनका आक्रमण हुआ। उस आक्रमण के समय जो है इसने जो है अपने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, अपने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, हुणों के आक्रमण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हुणों के आक्रमण के समय किसने अपने स्वयं को मतलब जो है स्वतंत्र किया था? तो आपको कोई आंसर लगाना है पुष्यभूति में। ठीक है, पुष्यभूति। अब बात करते हैं कि इनके टाइम पे जो अन्य शासक थे वह कौन कौन थे। ठीक है, इनके टाइम पे, किनके टाइम पे? हर्षवर्धन के। चलिए, तो अन्य शासक हो गए, पहले नंबर पे नरवर्धन, दूसरे पे राज्यवर्धन फर्स्ट, और तीसरे पे आदित्यवर्धन, और चौथे पे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, यह जो थे इनके टाइम के जो थे शासक थे। ठीक मेरे भाई, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब बात करते हैं जो आदित्यवर्धन थे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आदित्यवर्धन तीसरे नंबर पे। ठीक है, एक नंबर ये हो गया नरवर्धन, दूसरे पे राज्यवर्धन, तीसरे पे आदित्यवर्धन। ठीक है, और चौथे चौथे पे प्रभाकर वर्धन। अब बात करते हैं जो आदित्यवर्धन थे। आदित्यवर्धन, उनका जो है, जो आदित्यवर्धन थे ये भी सामंत थे। ठीक है, आदित्यवर्धन जो थे ये भी सामंत थे। किनके? मोरवरी शासक थे। ठीक है, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन मोरवरी शासक, मोरवरी एक जगह थी, वहां का जो शासक था अवंती वर्मन, उसका सामंत था। कौन? आदित्यवर्धन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोरवरी शासक जो था, जो आदित्यवर्धन अवंती वर्मन था, वह कन्नौज पर शासन किया था। ठीक है, कन्नौज पर शासन उसका था, कन्नौज पे। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं मोरवरी शासक जो अवंती वर्मन था, उनका पुत्र कौन था? ग्रहवर्मन। ठीक है, ग्रहवर्मन। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आराम से। ठीक है, चलिए भाई, कम है लेकिन बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, और जो इसका निचोड़ है वो आपके सामने पेश है। ठीक है, और इस पे पहले से इसलिए लिखा हूँ कि भाई क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए। और अगर लिखता चलूँगा साथ में तो भाई क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं कि यह जो मोरवरी शासक था वह कन्नौज कन्नौज पर राज करता था, और इनका जो पुत्र था अवंती वर्मन का, वह ग्रहवर्मन था। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रभाकर वर्धन थे, कौन वाले? ये चौथे नंबर के प्रभाकर वर्मन, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ये थे ना, हर्षवर्धन के समय के शासक थे ये लोग। तो जो ये प्रभाकर वर्धन थे, उनकी 3 संतानें थी, मतलब 3 संतानें थी इनकी। एक का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, दूसरे का हर्षवर्धन। अब ये दो दो भाई हो गए। ठीक है, प्लस प्लस समझते होंगे आप। और राजश्री, ये रीजनिंग में आप समझते होंगे कि ना, ये माइनस, लेडीज के लिए माइनस लगाते हैं। तो जो राजश्री थी वह राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, और ये तीनों संतानें किनकी थी? तो ये प्रभाकर वर्धन की थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री के पिता का क्या नाम है, तो प्रभाकर वर्धन। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं जो राजश्री का जो विवाह हुआ था मेरे भाई, जो इनकी बहन थी राजश्री, इनका जो विवाह हुआ था यह गृहवर्मन के साथ होता था। गृहवर्मन के साथ, सॉरी, हुआ था। ठीक है, गृहवर्मन के साथ हुआ था। अब गृहवर्मन कौन थे ये भैया? गृहवर्मन ये थे अवंती वर्मन के बेटे थे ये, जो कन्नौज पे मतलब जो इनका शासन था। अब भाई इनका शादी जो है उनके साथ हो जाता है। राजश्री का जो शादी है
वह ग्रहवर्मन के साथ हो जाता है। ग्रहवर्मन ये है कन्नौज वाले, और इनके पिता का क्या नाम था, अवंती वर्मन। ठीक है, तो राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन के साथ हो जाता है आराम से। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं, यहीं पे एक देवगुप्त घुस जाते हैं यहाँ पे। अब देवगुप्त जो थे और शशांक, ये मतलब जो फ्रेंड फ्रेंड थे, आतंकी। ठीक है, तो देवगुप्त और शशांक मिलकर जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, आप इतने ही समझ लीजिए, क्योंकि पेट जो है, जो पेट का सिलेबस है, मैं वहीं वहीं से मतलब जो है क्लास बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। और जो अभी तक ये 8 अपनी क्लासें हुई हैं, उसमें जो है वही टॉपिक है जो यूपी त्रिपल पेट के द्वारा मतलब जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसके मतलब अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही मतलब जो है क्लासें हो जाएंगी, और बहुत ही मतलब जो है अगर देखा जाए तो छूट गया है। लेकिन अब जिस हिसाब से सिलेबस है, हमें उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पूरा दुनिया भर का नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस है वही पढ़ना है, और वही मतलब जो है नैया पार लगाएगा। और फालतू की चीज़ें पढ़ने से मतलब खाली माथा पच्ची होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो देवगुप्त थे और शशांक के फ्रेंड फ्रेंड थे। ठीक है, ये दोनों जो थे, ये फ्रेंड थे मेरे भाई। अब ये दोनों मिलकर जो है ये ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। ग्रहवर्मन कौन था, ये राजश्री का मतलब जो है पति था। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यवर्धन जो थे, वह देवगुप्त की हत्या करते हैं। ठीक है, ये जो देवगुप्त और शशांक के फ्रेंड थे, अब भाई ग्रहवर्मन को मतलब जो है इन्होंने मतलब जो है हत्या कर दी। अब जो राजवर्धन था, ठीक है, अब राजवर्धन का ग्रहवर्मन मतलब जो है जीजा लगता था। अब भाई अपने जीजा का बदला जो लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त को मतलब जो है टपका दिया, इनका मतलब हत्या कर दिया राजवर्धन ने। ठीक है, अब जो शशांक शशांक बचा था, शशांक, अब शशांक का मतलब जो फ्रेंड मारा गया, तो अब फिर मतलब जो शशांक ने भी राजवर्धन का मतलब जो वध किया, हत्या की। ठीक है, तो एक दूसरे को मतलब मारते रहे। अब राजवर्धन को शशांक ने मतलब जो है मार दिया। अब शशांक वही है मेरे भाई, जो जिसने मतलब जो है क्वेश्चन बनता है, शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, बोधि वृक्ष को जिसने कटवाया था वही वाला शशांक ही है, शशांक। ठीक है, अब ये राजवर्धन की हत्या कर देता है मेरे भाई। अब बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि राजश्री और राजवर्धन और हर्षवर्धन ये भाई बहन थे। अब ये प्रभाकर वर्धन के मतलब जो है संतानें थी। अब जो राजश्री थी, इनका विवाह ग्रहवर्मन के साथ करवा दिया जाता है। और ग्रहवर्मन पे मतलब जो है ये लोग लगे होते हैं, कौन कौन, देवगुप्त और शशांक, ये दोनों फ्रेंड होते हैं। तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है इन लोगों के द्वारा। अब बाद में मतलब जो है देवगुप्त को मतलब जो है राजवर्धन इनको मारते हैं, देवगुप्त को। और फिर जो है शशांक बचता है, शशांक राजवर्धन को मार देता है। अब बात होती है सीधे हर्षवर्धन पे, कि अब हर्षवर्धन जो है, अब इनका जो है खेल खत्म होता है, हर्षवर्धन का स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, अब हर्षवर्धन का जो समय काल होता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका जो है शासन काल रहता है। इनकी जन्म की अगर बात करते हैं तो 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर पत्नी की बात करें कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो दुर्गावती था। आप ये मत सोचना है कि अब यहाँ पे जन्म मृत्यु पुत्र पुत्री या मतलब जो है बहुत, अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूसेंट में भी दे रखा है, कहीं से भी पढ़ेंगे बहुत कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आप उतना पढ़ आराम से पढ़िए जितना आपसे हो जाए आराम से, और जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने को तो भाई 2-2 3-3 दिन इसी का मतलब जो है चलता रहेगा, और ये हर्षवर्धन काल खत्म नहीं होगा। चलिए, तो बात करते हैं जन्म 590 में, और पत्नी का अगर नाम पूछेगा तो दुर्गावती था। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये हर्षवर्धन थे मेरे भाई, हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र जो थी इनकी, मात्र 16 वर्ष की उम्र में मतलब जो है ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, महज 16 वर्ष। आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की। अब ये जो शशांक जो था, ये शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। अब राजवर्धन का भाई था हर्षवर्धन। अब भाई हर्षवर्धन ने फिर मतलब जो है शशांक की हत्या कर दी। ठीक है, राजवर्धन ने जो है वो सॉरी हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। तो आप आराम से समझते चलना कि राजश्री थी, ठीक है, राजश्री थी, राजश्री
आबादियत दिमागी इसको, ठीक है। राजश्री थी, ठीक है। इनका विवाह हो जाता है गृहवर्मन के साथ, गृहवर्मन के साथ, ठीक है भाई। अब गृहवर्मन को जो है ये दोनों लोग मार देते हैं, देवगुप्त और शशांक। देवगुप्त प्लस शशांक, ठीक है, ये दोनों लोग इसको मार देते हैं। अब जो है, अब ये जो राजश्री का पति तो जो था गृहवर्मन, ये तो मर चुका होता है। फिर इसका जो बदला इनका जो साला होता है राज्यवर्धन, वो लेता है, वो देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त को राज्यवर्धन जो होता है वो इनको मार देता है, ठीक है। अब दोस्त जब मर जाता है देवगुप्त, तो जो शशांक होता है ये इसको मार देता है राज्यवर्धन को, ठीक है। अब बचा होता है शशांक और हर्षवर्धन, फिर हर्षवर्धन शशांक को मार देता है, ठीक मेरे भाई। शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था, ये आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये बात कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो राजश्री थी उनको ढूंढने में मतलब जो किसकी हेल्प ली हर्षवर्धन ने, तो मंत्री दोस्त करके इनका नाम था, मंत्री दोस्त, इनका नाम ही था मंत्री दोस्त, ठीक है। मंत्री थे। और दिवाकर मित्र, कहीं कहीं पे लिखा होता है दिवाकर मित्र, ठीक है मेरे भाई, दिवाकर मित्र। और इनके दरबार में जो थे दिवाकर, वह मंत्री भी थे, ठीक है, और इनके फ्रेंड भी थे, इनके हर्षवर्धन के। तो इनकी हेल्प से राजश्री का जो है, राजश्री को खोजा गया। ये खोजते हैं हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किनकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजा, तो आपको क्या लगाना है, दिवाकर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जो हर्षवर्धन था वह साहित्य का सम्राट कहा जाता था, ठीक है। साहित्य का उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए इसे साहित्य का सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 618 में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है, ठीक है, 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। तो उसमें कौन कौन युद्ध में शामिल था, कौन कौन राजा था, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय, और एक तरफ पुलकेशिन द्वितीय और दूसरी तरफ हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन का जो समय काल चल रहा है उसी में यह मतलब जो है युद्ध हुआ, क्योंकि 606 से लेकर 647 यहाँ पे 618 है, ठीक है। तो इसके अंडर में ही, इसके शासनकाल के अंडर में ही यह युद्ध हुआ। तब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन जो थे उसने उपाधियां क्या क्या धारण की थी, ठीक है। उपाधियां क्या क्या धारण की थी, तो महाराजा धीराज, एक नंबर याद करना है आपको आराम से। भट्टारक, परम भट्टारक, और तीसरी है परम भागवत, ठीक है। और चौथी है शिलादित्य। यहाँ पे थोड़ा नोट करना है आपको, नोट डाल के नोट कर लेना मेरे भाई। जो शिलादित्य है, शिलादित्य, यह जो उपाधि किसने दी थी, हेनसांग के द्वारा दी गई थी, ठीक है। हेनसांग के द्वारा दी गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कौन किसको किसने मारा, ठीक है। चलिए थोड़ा मुझे लिखने में थोड़ा समय लगा मेरे भाई। तो इसके आगे का प्रक्रिया क्या है कि बहन जो उनकी थी राजश्री, वह मिल जाती है दिवाकर के ढूंढने पर उनकी सहायता से। तो जो इनकी राजश्री थी, बहन थी जो राजश्री हर्षवर्धन की, उनके कहने पर कन्नौज को जो है राजधानी बनाया गया, ठीक है। कन्नौज को राजधानी बनाया गया। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन के अधीन जो उत्तर के जो थे राज्य कौन कौन थे, ठीक है। उत्तर के राज्य की बात करेंगे कि इस वाले एरिया से यहाँ दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक इनका जो राज्य था, ठीक है। तो उत्तर की अगर बात करेंगे तो पंजाब, गोंड, ठीक है, मिथिला, कन्नौज और उड़ीसा। गोंड मतलब यही बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल, वहाँ पे तब बोला जाता था गोंड, ठीक है। तो पंजाब, गोंड, मिथिला, कन्नौज, उड़ीसा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है मेरे भाई। इसको थोड़ा नोट डाउन करके चलना है, थोड़ा जहन में रख के चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन जो थे, इनकी पुत्री थी, उनका विवाह जो है ध्रुवसेन सेकंड के द्वारा के साथ किया जाता है। जो हर्षवर्धन की पुत्री थी, ठीक है,
उनका विवाह जो है ध्रुव सेन सेकंड के द्वारा किया जाता है, उनके साथ कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। कश्मीर पे उन्होंने आक्रमण किया, फिर वहां पे जो बुद्ध का दाम था उसको लाकर जो है कन्नौज के निकट संघाराम एक जगह है वहां पे स्थापित कराया था। ठीक है, संघाराम जगह पे जो है स्थापित कराया था मेरे भाई। अब इन्हीं के शासन काल में जो है इन्हीं के द्वारा जो है 2 महासभाएं, बहुत ही विशाल महासभाएं जो है बैठाली गई, बुलाई गई। ठीक है, तो बात करते हैं प्रयागराज में एक सभा बुलाई गई और दूसरी कन्नौज में बुलाई गई। जो प्रयागराज में सभा बुलाई गई, ठीक है, वहीं से कुंभ मेले का जो है जन्म होता है। ठीक है, वहीं से कुंभ मेले का जन्म स्टार्ट होता है, या कुंभ मेला वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ठीक है, जो प्रयागराज में इनकी महासभा बुलाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 590 हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, मृत्यु 647। ठीक है मेरे भाई, किनका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन। कहीं कहीं पे पता लगे आप कंफ्यूज हो जाए कि किसकी जन्म मृत्यु की बात हो रही। ठीक है, तो 590 में इनका जन्म हुआ और 647 में मृत्यु हुई हर्षवर्धन की। ठीक है, अब कुछ इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनके दरबार में दरबारी कौन थे। तो बहुत ही फेमस थे दरबारी बाण भट्ट, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले। बाण भट्ट, इनकी जो किताब है कादम्बरी और हर्षचरित इन्होंने लिखा है, कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन जो थे यह किसके उपासक थे। तो शिव और सूर्य के। ठीक है, शिव और सूर्य का उपासक था हर्षवर्धन। ठीक है, अब बात की जाए कि हर्षवर्धन जो था वह संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखा था इन्होंने। 3 नाटक जो है बहुत ही फेमस थे और इनके द्वारा ही लिखे गए थे। ठीक है, प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा था नागानंद। लेकिन इन्होंने लिखा तो था, लेकिन इसका जो श्रेय अपने आप खुद नहीं लिया, लेकिन दूसरे जो कवि थे धावक करके, धावक नाम था उनका, उनको जो है श्रेय दे दिया कि भाई इनका जो है कार्यभार आप संभालिए। तो खुद ना लेकर जो है एक धावक नाम के कवि थे, उनको यह श्रेय दिया कि भाई यह जो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों रचनाएं भाई हमने नहीं, धावक ने की है। ठीक है, चलिए, यहीं से इनको जो है साहित्य का सम्राट कहा गया। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं जो हेनसांग था इन्हीं के शासन काल में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासन काल में भारत आया था। तो हाथ से हेनसांग और हाथ से हर्षवर्धन, यहाँ से आप थोड़ा याद करके चलना, मैंने भी ऐसे याद किया है। ठीक है, तो हेनसांग के संगत में जो इन्होंने महायान शाखा को मतलब जो है धारण कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, हेनसांग के संगत में महायान शाखा को हर्षवर्धन जो थे उन्होंने अपना लिया था। जो हेनसांग था उन्होंने एक यात्रा वृतांत या यात्रा, आप कह लीजिए, बुक लिखा था। ठीक है, यात्रा वृतांत। ठीक है, बुक लिखा था, बुक सी यू की। ठीक है, सी यू की। ठीक है, सी यू की, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब बात करते हैं जो हेनसांग थे, हेनसांग, इन्हीं को मतलब जो वर्तमान का शाक्यमुनि कहा गया और यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ठीक है भाई, यात्रियों का राजकुमार। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यह बहुत ही आराम से क्लास समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश की भाई, और 100% पूरा अपना एफर्ट लगाया। ठीक है, और शायद मैं कुछ आप लोगों को समझा पाया होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के चलाया, 2-3 किताबों से पढ़ के अपना नोट्स तैयार करके फिर यहाँ पे मतलब जो है उसका निचोड़ लेके आया हूँ। और अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ से तैयार करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा हर्षवर्धन से, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा? थोड़ा कमेंट भैया मार देना कि क्या था। अगर भटकते भटकते मेरे क्लास पे आ जाना, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। अगर ना कुछ हो पाए तो भाई लाइक ही कर देना। ठीक है, ना ही कुछ हो पाए तो थोड़ा लाइक ही कर देना, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए भाई नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।